हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो हम इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 15 नंबर तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे 15 नंबर तक के क्वेश्चन थे उनको आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वैसे तो 26 नंबर तक न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं हमारी इस यूनिट में, और 15 हमने कंप्लीट कर लिए। और जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम लगभग 2 वीडियोज़ में पूरी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि जो एक न्यूमेरिकल्स है फिर उसके अंदर कई सारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, इसीलिए थोड़े से ये लंबे हो जाते हैं, जिससे कि एक वीडियो में 5 या 6 न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व हो पाते हैं। तो आपको आराम से समझते हुए चलना है सभी चीज़ों को, और अच्छी तरीके से समझते हुए सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। और फिर हम अपनी अगली यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी यूनिट 8 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है उसको। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि परिपथ को 110 वोल्ट और 12 किलो हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाए तो अभ्यास ए व बी का उत्तर निकालिए। इससे इस कथन की व्याख्या कीजिए कि अति उच्च आवृत्तियों पर एक संधारित्र चालक होता है। इसकी तुलना उस व्यवहार से कीजिए जो किसी डीसी परिपथ में एक संधारित्र प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर कहा गया है, ऊपर 15 नंबर क्वेश्चन थे जो हमने निकाला था, जिसमें हमने ए और बी के बारे में, तो ये यहाँ पर उसी की बात कर रहा है, यानी कि यदि परिपथ को केवल यहाँ पर वोल्टेज दे दिया गया है और एक आवृत्ति दी गई है 12 किलो हर्ट्ज की। तो इसमें कहा गया है कि जो ए व बी ऊपर जो हमने आंसर निकाले हैं, तो अब इस परिपेक्ष्य में उसका आंसर निकालना है। पहले तो 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आपूर्ति दी गई थी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में। लेकिन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में 110 वोल्ट और 12 किलो हर्ट्ज की आपूर्ति से इसे जोड़ा गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमको निकालना है क्या, संधारित्र का, यानी हमको अधिकतम धारा और धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चता, यानी वही 2 क्वेश्चन हमको निकालने हैं जो 15 नंबर में निकालने थे। लेकिन यहाँ पर जो मान है वो बदला हुआ थोड़ा सा, तो उसी को मानकर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको अगर अधिकतम धारा निकालनी है, आई का मान निकालना है, तो हमको जेड का मान भी पता होना चाहिए और हमको वी नॉट का मान भी पता होना चाहिए, क्योंकि आई नॉट बराबर होता है वी नॉट अपॉन जेड। तो ये दोनों मान हमको जब तक पता नहीं होंगे तब तक हम आई नॉट का मान नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे क्या, संधारित्र का प्रतिघात, यानी कि XC निकालेंगे, जो कि होगा 1/2 पाई FC। अब यहाँ पर क्या होगा, सभी मान हमको दिए गए हैं, हमको जो मान यहाँ पर दिए गए हैं उनको लेना है, और बाकी जो मान है वो हमको 15 नंबर क्वेश्चंस वाले ही यहाँ पर रखने हैं। तो आपको तरीका बताया दे रहे हैं किस प्रकार से करना है, लेकिन इसमें क्योंकि टोटल काम इसमें कैलकुलेशन का ही है, आपको सभी जगह कैलकुलेशन ही करना है। हम जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं हम सभी आपको बता रहे हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको स्वयं सॉल्व करना है। हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में वो जो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं कैलकुलेशन वाले, तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें XC का मान आपको निकाल लेना है 1/2 पाई FC, यानी F यहाँ पर आवृत्ति है, जो नई आवृत्ति दी गई है, और C का मान ऊपर आपको 15 नंबर क्वेश्चन में दिया ही गया है। तो इससे निकल आएगा क्या, XC का मान। अब जो XC आए तो R का मान आपको पता है, तो Z बराबर √R² प्लस XC², ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो जेड का मान आ गया। अब जेड मान आ गया, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, जेड और वी नॉट बराबर होता है VRMS √2। तो हमको VRMS का मान पता है ना, हमको वी नॉट का मान नहीं पता है। तो VRMS का मान पता है तो हम वी नॉट की जगह VRMS √2 रख देंगे वहाँ पर। तो यानी महत्तम धारा हमारी आ जाएगी आई नॉट बराबर VRMS √2 अपॉन जेड, और जेड का मान ऊपर आपको इस प्रकार से निकालना है। तो जेड का मान इस जगह रख देना है और आई नॉट का मान इस जगह, तो फिर आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा महत्तम धारा का एम्पियर में। और जो मान निकले, जो आपका आंसर निकले, वो आपकी बुक में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनके आंसर भी पीछे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से उन आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर नहीं आता है आपको कोई, तो एक बार आप इसको चेक कीजिएगा दोबारा से कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो फार्मूले हैं वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताए गए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनमें मान रखना है, यानी कैलकुलेशन का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जा रही हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर A। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर B में निकालना है, जो
यानी कि धारा और उसके बीच में क्या निकालना था हमको, समय पश्चता। धारा शीर्ष और वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चता निकालनी थी बी नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं समय पश्चता निकालना। तो समय पश्चता यानी कि समय पश्चता का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपसे tan फाई ही पूछा गया, तो tan फाई बराबर होता है माइनस XC/R। अब XC मान ऊपर आपने निकाला होगा और R का मान आपको पहले ही दिया गया है 40, और यहाँ पर जो XC का मान ऊपर आप निकालेंगे वही मान आपको यहाँ पर रख देना है। फिर जो मान आए तो आपको क्वेश्चंस में ही दिया जाएगा कि इतने tan इतने का मान इतना होता है, तो फिर आपको वहाँ से जो फाई है, फाई ही यहाँ पर है क्या, समय पश्चता। समय पश्चता जो फाई है, तो फाई का मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यानी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या है कि भाग एक उत्तर से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अति उच्च आवृत्ति की धारा के लिए जो संधारित्र का प्रतिघात है वो क्या होता है। अति उच्च धारा के लिए जो संधारित्र का प्रतिघात होता है वो क्या होता है, XC नगण्य होता है। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उस क्वेश्चन का, उसका आंसर है, यानी कि कथन की व्याख्या कीजिए कि अति उच्च आवृत्तियों पर एक संधारित्र क्या होता है, चालक होता है, और इसकी तुलना उस व्यवहार से कीजिए जो DC परिपथ में एक संधारित्र प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, XC का मान है वो नगण्य, तो यह जो शुद्ध चालक यानी कि शुद्ध चालक की भांति कार्य करता है। और स्थायी दिष्ट धारा है तो क्या होती है, जो आवृत्ति होती है दिष्ट धारा की, यहाँ पर आवृत्ति को F से हम डिनोट करेंगे, तो वो होती है क्या, वो होती है शून्य। यानी दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होती है उसका मान होता है शून्य। तो दिष्ट धारा के लिए संधारित्र क्या करेगा, खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। तो ये उसका क्या था, थ्योरेटिकल पोर्शन का आंसर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें कि स्रोत की आवृत्ति को एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर रखते हुए 3 अवयवों L, C तथा R को समांतर क्रम में लगाते हैं। यह दर्शाइए कि समांतर LCR परिपथ में इस आवृत्ति पर कुल धारा क्या है, न्यूनतम है, ये दर्शाना है। और फिर जो हमको आंसर निकालना है, यानी धारा के RMS मान का जो मान निकालना है वो 7.11, यानी जो 11 नंबर क्वेश्चन था आपका वहाँ से हमको मान निकालना है। तो देखिए ये NCERT पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आगे क्वेश्चन दिए होते हैं एक दूसरे से लिंक क्वेश्चन दिए होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर मान केवल इतना बदल दिया जाए। इसीलिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस थ्योरेटिकल पोर्शन का हमको जवाब देना है, फिर हमको 11 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से मानों को रख कर यहाँ पर RMS मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आगे कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/Z बराबर √। हम 1 पर यहाँ पर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको बताना है कि जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी कि अधिकतम होगी। तो 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। आपको वैसे तो ये फार्मूला पढ़ाया गया होगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमने 1 क्यों लिया, क्योंकि हमको आगे अभी बताना है कि जो प्रतिबाधा है Z वो अधिकतम होगी कि न्यूनतम होगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है। और अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या होगा, XC बराबर XL, यानी XC XL के बराबर होता है अनुनादी आवृत्ति के लिए। तो इस स्थिति में क्या होगी, 1/Z ये होगी न्यूनतम, तो Z होगा अधिकतम, यानी 1/Z जब न्यूनतम होगा तो Z होगा अधिकतम, और Z अधिकतम होगा तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होगी, I होगी 0, क्योंकि ये उससे होती है यहाँ पर Z बराबर, यानी R बराबर क्या होता है V/I। तो इसीलिए अगर Z अधिकतम होगी तो I न्यूनतम होगी, न्यूनतम या हम उसे 0 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं न्यूनतम, क्योंकि Z एक प्रतिरोध ही तो है और R बराबर क्या होता है V/I, तो Z बराबर भी V/I। तो अगर Z अधिकतम होगा तो I क्या होगा, I न्यूनतम होगा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन का आंसर था। अब प्रश्न 11 से हमको क्या करना है, पहले मान रखना है, फिर अलग अलग जो शाखाएं हैं उनमें हमको क्या निकालना है, उनमें हमको धारा निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वहाँ पर जो मान दिए गए हैं वही मान हमको रखना है। VRMS 230 वोल्ट, R बराबर 40 ओम, L बराबर 5 हेनरी और C बराबर 80 × 10⁻⁻6 फैरड, ओमेगा बराबर 50 रेडियन पर सेकंड।
इतने मान दिए गए हैं, हमको क्या निकालनी है, तो तीनों के सिरों पर जो विभवांतर है वो समान होगा, यानी VRMS का मान तीनों के लिए समान होगा। हमको अलग अलग प्रतिरोधों में धारा निकालनी है, यानी प्रतिरोध में, और ये परिपथ कैसा है, LCR परिपथ है। तो IR बराबर क्या होगा, VRMS अपान R। तो यहाँ पर मान रखना है 230, ये सेम रहेगा सभी के लिए, और R का मान दिया है 40, तो ये आ जाएगा 5.75 एम्पियर। फिर निकालेंगे हम IL, तो VRMS ये सेम रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्सेल भी एक आ रही है, तो एक्सेल की जगह हम क्या रख देंगे, ओमेगा L, और 50 × 5, और आपको मान निकाल लेना है, सिंपल सा यहाँ पर मान आएगा। तो ये देखिए 2 शाखाओं में हो गया, यानी कि IR, क्योंकि LCR परिपथ है तो तीनों जुड़े होंगे, यानी R और L के लिए हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे IC, तो ये होगा VRMS अपान XC, और XC होता है 1/ωc, तो ये होगा ωc × VRMS, यानी हम लिख सकते हैं 15 × 80 × 10⁻6 × 230। आपको मान यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाल लेना है। तो देखिए तीनों के लिए धारा का मान आ गया, यानी LCR परिपथ में IR, IL और IEC, यानी कि प्रतिरोध में धारा, प्रेरक में धारा और संधारित्र में धारा, तीनों का मान आ गया हमारा, और यही मान हमको निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमको जेड बतानी है, जेड के हिसाब से हमको बताना है कि आई न्यूनतम होगी, अधिकतम होगी, और किस प्रकार से होगी, और फिर LCR परिपथ में हमको क्या निकालना है, प्रश्न 11 के हिसाब से, प्रश्न 11 में जो मान दिए हैं उनकी सहायता से R में धारा, यानी कि प्रतिरोध में धारा, प्रेरक में धारा और संधारित्र में धारा निकालनी थी, तो हमने निकाल ली। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक परिपथ को जिसमें 80 मिली हेनरी का एक प्रेरक और 60 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में, यानी कि L जुड़ा है, C जुड़ा है, LC परिपथ है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिरोध क्या है, नगण्य। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य। मान कितने निकालने हैं, 5 मान निकालने। धारा का आयाम RMS मान, हर अवयव के सिरों पर विभवपात के RMS मान, प्रेरक में स्थानांतरित माध्य शक्ति, संधारित्र में स्थानांतरित माध्य शक्ति और परिपथ द्वारा अवशोषित कुल माध्य शक्ति, और ये निकालने हैं सभी मान LC परिपथ के लिए। तो बहुत ही सावधानी से करते हुए आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें जो मान दिए हुए हैं सबसे पहले मानों को लिखेंगे, यानी LC परिपथ है तो L का मान दिया है 18 × 10⁻³ हेनरी, और C का मान 60 × 10⁻6 फैरड, और VRMS का मान 230 वोल्ट, और F का मान 50 हर्ट्ज। ये इतना दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, मान। तो A नंबर के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, धारा का आयाम और IMS मान। तो धारा का आयाम और IMS मान निकालने के लिए, IRMS मान निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमको चाहिए Z का मान, और Z के लिए हमको चाहिए सबसे पहले XL और XC का मान। तो सबसे पहले निकालेंगे हम प्रेरण प्रतिघात XL। XL बराबर क्या होगा, 2πfL, यानी कि 2 × 3.14 इंटू होगा 50 × 80 × 10⁻³ तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ये आ जाएगा XL का मान, जो कि कैलकुलेशन करके आपको निकाल लेना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा XC का मान। XC का मान होगा 1/2πfC, और इसमें भी इसी प्रकार से मान जैसे हमने ऊपर रखा है, तो यहाँ पर हमको नीचे भी इसी प्रकार से मान रख देना है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल आया XC। आपको कैलकुलेशन करना है इन सभी चीज़ों की, और फिर हम निकालेंगे Z। Z क्या होगा, XL डिफरेंस XC, यानी XC, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं XC डिफरेंस XL, और डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमको हमेशा क्या हो, बड़े में छोटा घटाना, यानी कि मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता डिफरेंस के मामले में। तो यहाँ से आ गया Z। अब क्या निकालना था, धारा का IRMS मान, तो ये होगा VRMS अपान Z। तो VRMS हमारा दिया हुआ 230, और Z जो नीचे आएगा उसी का जब हम डिवाइड कर देंगे तो IRMS का मान हमारा आ जाएगा एम्पियर में, और यही होगा आंसर। और फिर A नंबर में एक और चीज़ दी हुई है कि धारा का शिखर मान या आयाम, शिखर मान सभी एक ही होते हैं, हमने थ्योरी में पढ़ा था, आपने देखा भी होगा। तो I0 बराबर होता है IRMS × √2। तो IRMS जितना आएगा यहाँ पर, यानी ये वाला नहीं रखना है, जो IRMS आएगा, IRMS का मान × √2 कर देना है, और जो मान आए वही होगा धारा का आयाम या धारा का शिखर मान।
तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये करना है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वही आपको करना है। सभी यहाँ पर फार्मूले जो आप आपको बताए दे रहे हैं। और फिर क्या निकालना है कि प्रेरक के सिरों पर, बी नंबर के लिए प्रेरक के सिरों पर विभव पात यानी कि VL ये होगा IXL IRMS इंटू XL। तो IRMS का मान यहाँ से आपने ऊपर आपको जो मिला होगा, तो हम आपको केवल यहाँ पर फार्मूला बता रहे हैं, तो VC IRMS इंटू XC कर देना है। ये आपको मान आ जाएंगे, दोनों मान आपको मिल जाएंगे। और आप जब XL और XC निकाल लेंगे तो सभी मान ऑटोमेटिक यहाँ पर निकलते हुए चले जाएंगे। फिर C नंबर में क्या निकालना है हमको? C नंबर में निकालना है प्रेरक के लिए धारा और विभवांतर के बीच कालांतर दिया हुआ है। तो हमको क्योंकि क्या निकालनी थी? प्रेरक में माध्य शक्ति। तो प्रेरक में माध्य शक्ति के लिए क्या करेंगे? प्रेरक में माध्य शक्ति यानी कि PL बराबर क्या होगा? VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2, क्योंकि जो कालांतर होता है L और जब प्रेरक के लिए जो कालांतर होता है धारा और विभवांतर के बीच, वो क्या होता है? पाई बराबर π/2। यहाँ पर अग्रगामी पश्चगामी से हमको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर मान से लेना देना है कि कितना कालांतर होता है। तो ये होता है π/2 और π/2 होता है। तो यहाँ पर जो VRMS निकलेगा, जो IRMS निकलेगा, वो हमको ऊपर से पता है। तो यहाँ से हमको PL का मान भी मिल जाएगा। और मान क्या मिलना है? cos π/2 का, यानी cos 19 का मान ही होता है 0। तो ये आपको मान रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। PL आ गया यानी कि 0 आ गया। जो प्रेरक में माध्य शक्ति होगी वो क्या होगी? 0 होगी। और D नंबर है क्या? संधारित्र में माध्य शक्ति। संधारित्र में माध्य शक्ति तो ये होगी PC बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos π/2, क्योंकि संधारित्र के मामले में भी π/2 का ही कालांतर होता है धारा और विभवांतर के बीच में, वो अग्रगामी हो या पश्चगामी हो, यानी दोनों में अलग अलग होता है। जैसे प्रेरक में और संधारित्र में जो कालांतर है वो अलग अलग होता है, यानी कालांतर सेम होता है लेकिन अग्रगामी पश्चगामी अलग अलग होता है। तो उससे लेना देना नहीं है, केवल और केवल हमको कालांतर लिखना है, यानी कि π/2। और cos π/2 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो PC भी बिना मान रखे क्या आ गया? 0 ही आ गए। यानी जो प्रेरक में माध्य शक्ति है वो भी 0 होगी और जो संधारित्र में माध्य शक्ति है वो भी क्या होगी? वो भी 0 ही होगी। अब हमारी एक बची परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति, यानी टोटल। E नंबर है हमारी क्या? टोटल माध्य शक्ति। तो टोटल माध्य शक्ति का, जब दोनों में ही माध्य शक्ति 0 है तो टोटल माध्य शक्ति का मान भी क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 0। परिपथ द्वारा अवशोषित टोटल माध्य शक्ति भी क्या होगी? 0 होगी। तो जितनी भी शक्ति आई, क्योंकि ये परिपथ है कौन सा? LC, और R अगर नहीं होगा, LC परिपथ है, अगर R नहीं होगा तो वहाँ पर शक्ति 0 ही आएगी, क्योंकि R ही ऐसा होता है, यानी R ही के केस में ऐसा होता है कि I और V क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर 0 नहीं आता, बाकी सभी जगह 0 ही देखने को मिलता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो वहाँ पर कहा गया है कि जो ये क्वेश्चन हम अभी लगा रहे थे 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें प्रतिरोध भी दे दिया गया। तो अब कह रहा है कि माध्य शक्ति और संपूर्ण अवशोषित शक्ति को परिकलित कीजिए, यानी अब आपको निकालना है माध्य शक्ति और संपूर्ण माध्य शक्ति, संपूर्ण अवशोषित माध्य शक्ति अब निकालना है आपको, जब हमने प्रतिरोध दे दिया। तो देखिए अब क्या होगी माध्य शक्ति। अब यहाँ पर माध्य शक्ति का मान निकलेगा, वो अवशोषित संपूर्ण माध्य शक्ति हो या स्थानांतरित माध्य शक्ति हो, सभी के लिए मान यहाँ पर निकलेगा। ये प्रेरक और संधारित्र के लिए जो माध्य शक्ति होती है वो 0 होती है, लेकिन अगर प्रतिरोध को वहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर जो शक्ति होती है वो 0 नहीं होती। तो यहाँ पर मान रख लेंगे प्रश्न 18 से, यानी 15 ये आपके मान आए होंगे ऊपर, शायद आपने अगर मिलाया हो। और R बराबर 15 ओम, ये नया यहाँ पर दिया गया है, ये नया आया है किससे? क्वेश्चन नंबर 19 में। पहले तो ये LC परिपथ था, अब ये बन गया LCR परिपथ। तो यहाँ से Z निकालेंगे हम √R² प्लस XL माइनस यानी डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Z हमको क्या मिल जाएगा? Z का मान कुछ भी मिल जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान आपको मिल जाएगा Z का। तो Z के मान के बाद हमको क्या निकालना होगा? हमको यहाँ पर Z मिल गया तो हम निकाल लेंगे क्या? IRMS बराबर होता है VRMS अपान Z, और VRMS दिया वो 230 और Z का जो मान आए ऊपर से वो रख देंगे। तो यहाँ पर एम्पियर में क्या आ जाएगा? IRMS आ जाएगा, और IRMS आ गया तो फिर हमको यहाँ पर फार्मूला लगा देना है शक्ति का।
शक्ति का फार्मूला लगा देना है माध्य शक्ति के लिए, पी आर बराबर आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। तो जो यहाँ पर आई आर एम एस ऊपर आपको मिले उसका इंटू कर देना है किससे, 15 से, और पी आर का मान हमको यहाँ पर मिल जाएगा वाट। ये शून्य नहीं आएगा, कुछ मान आपका आएगा, तो आंसर आपको मैच कर लेना। और जितना ही ये प्रतिरोध की स्थानांतरित माध्य शक्ति आएगी तो परिपथ द्वारा अवशोषित संपूर्ण माध्य शक्ति भी वही होगी, यानी संपूर्ण माध्य शक्ति भी क्या होगी, पी आर ही होगी। जो पी आर का मान आएगा ऊपर से तो ये वाट में निकलेगा, और आपको कैलकुलेशन करना है तो ये सभी मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, फिर आपको आंसर अपनी बुक से मैच कर लेना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें दिया हुआ है LCR परिपथ, एक L का मान, C का मान, R का मान और वोल्टेज दिया हुआ है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमको सॉल्व करने हैं। स्रोत की आवृत्ति कितनी है, धारा आयाम अधिकतम है जिस पर, और इस अधिकतम मान को निकालिए, और फिर आवृत्ति पूछी गई, नीचे भी आवृत्ति पूछी गई, और फिर परिपथ के लिए Q कारक का मान पूछा गया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन के लिए जो XL बराबर XC हो गया है, अधिकतम धारा के लिए हमको क्या निकालनी थी, आवृत्ति 1/√LC, और 1/√, क्या होगा 0.12 इंटू 480 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से आपको ये क्या निकालना है, ओमेगा नॉट का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि होगी किसकी, स्रोत की आवृत्ति। स्रोत की आवृत्ति आपको यहाँ से मिल जाएगी, ओमेगा नॉट का मान जब आप निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमको मिल गया ओमेगा नॉट का मान, तो हम यहाँ से फिर निकालेंगे न्यू नॉट, जो कि होगा ω/2π। तो जो मान ओमेगा का यहाँ पर हमको मिलेगा वो यहाँ पर रख देना है, /2π का जब हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी आवृत्ति हर्ट्ज में। और फिर हमको क्या करना है कि इस आवृत्ति के लिए जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, तो परिपथ की प्रतिबाधा हमने बताया था ये आर के ही इक्वल होती है, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस ही होती है। तो Z बराबर R हो जाएगा 23 ओम, जो कि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चंस में। तो Z क्या हो गया 23 ओम। और तो फिर धारा का आयाम, यानी कि I नॉट निकालना है, जो कि होगा V0/Z। तो V0 है VRMS/√2/R। तो I नॉट कितना आ गया 230√2/23, ये आ गया 14 एम्पियर। तो ये हमको मान यहाँ से मिला किसका, धारा का आयाम। तो ये हो गया ए नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे बी नंबर क्वेश्चन को। तो बी नंबर क्वेश्चन में हमको निकालना था स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति क्या है, अधिकतम है, मैक्सिमम है। तो प्रेरक और संधारित्र द्वारा अवशोषित माध्य शक्तियाँ क्या होती हैं, शून्य होती हैं। और जो माध्य शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर IRMS का होल स्क्वायर इंटू R होता है, यानी कि जो P होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, IRMS होल स्क्वायर के, अगर हम R को ना लें। तो P महत्तम तभी होगी, शक्ति P महत्तम तभी होगी जब I महत्तम होगी। तो P मैक्सिमम व्हेन I मैक्सिमम, सीधी सी बात है यहाँ पर। तो अब क्या है, इसके लिए क्या होगा, XL बराबर XC। तो ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC, जो मान हमने ऊपर निकाला था वही मान यहाँ पर हमको सेम निकालना है ओमेगा नॉट का, और फिर निकालना है हमको न्यू नॉट का। न्यू नॉट का मान भी इसी से आ जाएगा। फिर हमको यहाँ पर क्या निकालना है, माध्य शक्ति P बराबर IRMS का होल स्क्वायर इंटू R का मान निकालना है। तो IRMS की जगह हम क्या रख सकते हैं, IRMS की जगह I0/√2, क्योंकि हमको I0 का मान पता है ना कि IRMS का। तो इसका स्क्वायर इंटू R। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो I0 का मान हमने ऊपर निकाला है ना ये नंबर क्वेश्चन में, तो P बराबर यहाँ पर जब आप मान रख देंगे तो ये हमको शक्ति का मिल जाएगा। शक्ति का जो मान है वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना स्रोत की किस आवृत्ति के लिए परिपथ को अनुनादी आवृत्ति की शक्ति की आधी है। तो यानी यहाँ पर जो डेल्टा ओमेगा दिया हुआ है ये दिया हुआ कैपिटल R/2L, तो 23/2 इंटू 0.12, तो ये हो जाएगा 95.8 के लगभग। और फिर यहाँ पर आ गया डेल्टा म्यू, ये हो गया डेल्टा ओमेगा/2π, तो ये हो गया 95.8/2 इंटू 3.2
1/4। तो यहाँ से माना जाए किसका, डेल्टा म्यू का। अब वे आवृत्तियाँ जिन पर परिपथ द्वारा अवशोषित शक्ति महत्तम शक्ति की आधी है, वे आवृत्तियाँ क्या होंगी, वे आवृत्तियाँ होंगी न्यू बराबर न्यू नॉट प्लस माइनस डेल्टा न्यू। तो यानी कि यहाँ पर जो मान है वो रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर सभी फार्मूले बताए जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करना है। अब डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ के लिए क्यू कारक कितना होगा। तो परिपथ के लिए क्यू कारक क्या होता है, क्यू बराबर होता है एक्सएल अपान आर, और एक्सएल के लिए ओमेगा नॉट एल अपान आर। तो क्यू बराबर होगा एक्सएल अपान आर, एक्सएल होगा ओमेगा नॉट अपान एल। तो जो मान है ओमेगा नॉट एल का वो रख देंगे, तो क्यू का मान यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी फार्मूले आपको बता दिए गए हैं और सभी केवल और केवल आपको मान पुट करने हैं, यानी कि जो वैल्यू है वो पुट करनी है और आपको आंसर निकालने, फिर आंसर आपको मैच करने। और नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर, और जब डाउट सेशन होगा तो उसमें सभी आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो यानी आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 21 से 26 नंबर के क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कि हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास के साथ ही हमारी ये यूनिट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से यूनिट 7। तो केवल और केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, 20 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको आपको अच्छी तरीके से लगाना है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है विद कैलकुलेशन, और सभी मान आपको निकालने हैं, फिर आपको ये आंसर है जो बुक से मैच करने हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बचे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।